नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में। मैं हूं ऋतु शर्मा। यहाँ हम कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स लेकर कर आते हैं, उन्हें फंडामेंटली हम एनालाइज करते हैं और आखिर में हम जानते हैं ब्रोकरेज हाउसेज के दिए हुए टारगेट प्राइसेस जो आने वाले 12 महीनों तक के लिए हो सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट स्टॉक्स जो हैं वो शेयर करते हैं और हम कोशिश करते हैं हर एपिसोड में से उसमें से कुछ स्टॉक्स को पिक करने की। तो इस एपिसोड में भी अपने पसंदीदा शेयर्स हमारे साथ ज़रूर साझा करें। चलिए शुरू करते हैं। अडानी पोर्ट्स एंड एसईजी ने अप्रैल से अगस्त 2024 के बीच 183 मिलियन मेट्रिक टन्स का कार्गो संभाला। FY25 के फर्स्ट क्वार्टर में वॉल्यूम्स में 7% की ग्रोथ भी हुई, लेकिन गंगावरम पोर्ट पर अप्रैल मई 2024 में वर्कर स्ट्राइक और अगस्त में कच्छ में खराब मौसम के कारण मुंद्रा और ट्यूना पोर्ट्स पर ऑपरेशंस जो हैं उनके उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। इन चुनौतियों के बावजूद अडानी पोर्ट्स ने FY25 के लिए 460 से 480 MMT कार्गो हैंडल करने का गाइडेंस जो है वो बरकरार रखा है। अडानी पोर्ट्स अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन पर ध्यान दे रहा है। हाल ही में कंपनी ने दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिससे कांडला गुजरात में 5.7 MMT कैपेसिटी वाला 300 मीटर बर्थ जो है वो तैयार किया जाएगा। ये बर्थ FY27 तक ऑपरेशनल हो जाएगा, जिससे अडानी पोर्ट्स की दीनदयाल पोर्ट पर जो प्रेजेंस है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगी और गुजरात और उत्तर भारत में जो इनकी सर्विसेज हैं वो और ज्यादा बेहतर होंगी। अब देखिए, कैपेसिटी बढ़ाने के साथ अडानी पोर्ट्स जो है वो एक्विजिशंस के जरिए भी ग्रोथ कर रहा है। कंपनी ने क्या किया है, एस्ट्रो नाम की ग्लोबल ऑफशोर वेसल ऑपरेटर कंपनी है जिसमें 80% स्टेक $185 मिलियन में खरीदने का फैसला किया है, जिससे कंपनी की वैल्यू $235 मिलियन होगी। इस एक्विजिशन से अडानी पोर्ट के फ्लीट में एस्ट्रो के 26 वेसल्स जुड़ जाएंगे, जिससे टोटल वेसल्स की क्वांटिटी 168 हो जाएगी। एस्ट्रो मिडिल ईस्ट, इंडिया, फार ईस्ट एशिया और अफ्रीका में ऑपरेट करता है, जिससे अडानी पोर्ट की पहुंच और टियर 1 कस्टमर बेस जो है वो भी बढ़ेगा। अडानी पोर्ट्स का एम 2030 तक इंडिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी बनने का है। कंपनी लॉजिस्टिक्स के सभी सेगमेंट्स जैसे कि पोर्ट्स, कंटेनर टर्मिनल्स हो गए, वेयर हाउसिंग हो गई, लास्ट माइल डिलीवरी और इनलैंड कंटेनर डिपोट्स में अपनी कैपेबिलिटीज मजबूत कर रही है। फिलहाल कंपनी 12 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जो हैं वो चला रही है, जिनमें 131 ट्रेन्स, 2.9 मिलियन स्क्वायर फीट का वेयर हाउसिंग स्पेस और 1.2 मिलियन मेट्रिक टन के ग्रेन साइलोस जो हैं वो शामिल हैं। कंपनी का इरादा पूरे इंडिया में लॉजिस्टिक्स पार्क्स और वेयर हाउसेस का नेटवर्क फैलाने का है। इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टलाइन पर बैलेंस्ड पोर्ट मिक्स और डाइवर्सिफाइड कार्गो मिक्स के साथ अडानी पोर्ट देश की ओवरऑल ग्रोथ से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स में भारी इन्वेस्टमेंट करके अडानी पोर्ट अपने कस्टमर्स को एंड टू एंड सर्विस दे रहा है, जिससे कार्गो और स्टेबल और भरोसेमंद जो है वो बनता जा रहा है। और इसलिए यहाँ पर जो ब्रोकरेज है मोतीलाल ओसवाल वो भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और यहाँ पर बाई की रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस दे रहे हैं 1850 रुपए का, जबकि जो शेयर का करंट प्राइस है वो 3 अक्टूबर 2024 तक 1456 रुपए के करीब है। बात करते हैं LTI माइंडट्री की। आने वाले टेक्नोलॉजी ग्रोथ के लिए अच्छी कंडीशन में है, खासकर डेटा इंजीनियरिंग, ERP मॉडर्नाइजेशन और डेटा स्टेट मॉडर्नाइजेशन जैसे सेक्टर्स में ये बढ़िया स्टेट में है। कंपनी अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल करके नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज और प्री जेन AI इन्वेस्टमेंट्स में ग्रोथ बनाए रखी है। जेन AI को सक्सेसफुली अपनाने के लिए क्लाउड और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी जरूरी है और LTI माइंडट्री इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार नजर आ रही है। कुछ खास की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ग्रोथ इनकी की एरियाज में अगर देखें तो फर्स्ट क्वार्टर FY25 में LTI माइंडट्री ने कुछ क्लाइंट पॉकेट्स में ग्रोथ देखी, खासकर BFSI यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर में, जो रेवेन्यू का 35% है और 2.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। हाईटेक एंड टेलीकॉम सेक्टर 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे वो अब फिर से शुरू हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग मोमेंटम की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसोर्सेज सेक्टर जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.8% और ईयर ऑन ईयर 10.5% बढ़ा। ये ERP ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा मॉडर्नाइजेशन के कारण हुआ। आगे भी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट के कारण इस सेक्टर में ग्रोथ जारी रहेगी। कुछ मार्जिन कंसर्न्स हैं वो डिस्कस करते हैं। LTI माइंडट्री को मार्जिन्स में सुधार करने में दिक्कत हो रही है, जो मर्जर के बाद उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ पा रहा है। यूटिलाइजेशन लेवल काफ़ी हाई है और अप्रॉक्स 87% और आगे मेजर ग्रोथ के लिए और ज़्यादा हायरिंग करने की ज़रूरत होगी, जिससे मार्जिन्स पर और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है।
एट्रिशन और लीडरशिप चेंजेस की अगर हम बात करें तो मर्जर के बाद कई सीनियर लीडर्स ने कंपनी छोड़ दी, लेकिन अब कंडीशन जो है वो पहले से तो बेहतर हो रही है और आगे टॉप लेवल मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी भी रहने की उम्मीदें फिलहाल जताई जा रही हैं। LTIMindtree ने इंडस्ट्री एक्सपोजर, पार्टनरशिप्स और टेक्नोलॉजी रेडीनेस में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो मार्जिन्स को बढ़ाने की गुंजाइश है उस पर अभी भी सवाल है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करें तो LTIMindtree डेटा इंजीनियरिंग और ERP मॉडर्नाइजेशन जैसे नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज पर फोकस कर रही है और उम्मीद है कि FY24 से 27 तक USD रेवेन्यू में 10% और INR PAT में 13.7% की ग्रोथ जो है वो हो सकती है। हालांकि मार्जिन्स में सुधार जो है वो एक बड़ी चुनौती बना हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज है मोतीलाल ओसवाल वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं इसके फ्यूचर आउटलुक को लेकर के, और बाई की रेटिंग के साथ यहाँ टारगेट प्राइस दे रहे हैं 7,400 रुपए का, जबकि जो शेयर का करंट प्राइस है वो 3 अक्टूबर 2024 तक 6,254 रुपए के करीब है। NTPC की बात कर लेते हैं। देखिए NTPC की जो NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है वो पब्लिकली जाने के लिए तैयार है। हालांकि कंपनी ग्रोथ कर रही है लेकिन इसकी जो कमाई है वो अभी भी उम्मीद से कम है। FY 2024 में इसे 2.9 गीगावाट की कैपेसिटी और 199 बिलियन रुपीज जो है इन्वेस्टमेंट की वजह से एबिटा इनका 17.4 बिलियन रुपीज रहा। कंपनी 100 बिलियन रुपीज जुटाने, इक्विटी जो है वो जुटाने की कोशिश कर रही है। कंपनी जो है वो 100 बिलियन रुपीस इक्विटी जुटाने की सोच रही है, जिससे 11.7 गीगावाट की नई कैपेसिटी जोड़ने में इनको मदद मिलेगी। अभी NTPC के रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस की वैल्यू जो है वो 329 बिलियन रुपीस के करीब है, यानी कि 33 रुपीस पर शेयर। FY 2024 में NTPC ग्रीन का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 9.6% था, जो अडानी ग्रीन और टाटा पावर से कम है। कंपनी पर 127 बिलियन रुपीस का कर्ज है, लेकिन 100 बिलियन की रुपीस की जो इक्विटी है उसके आने से हो सकता है आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाया जा सके। कंपनी अगले कुछ सालों में 11.7 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी जोड़ने की प्लानिंग कर रही है और 2032 तक 60 गीगावाट तक पहुंचने का इनका एम है। NTPC ग्रीन अब NTPC के कोल बिजनेस से अलग होगी, जिससे इसे अपने लिए फंड खुद जुटाने होंगे। जो लोग ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो सीधे NTPC ग्रीन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इससे NTPC की कुल वैल्यू जो है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। अब तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, उन्होंने सेल की रेटिंग दी है और शेयर की फेयर वैल्यू बताई है 300 रुपीज, जबकि शेयर जो है वो 3 अक्टूबर 2024 तक 439 रुपीज के करीब ट्रेड कर रहा है। बात करते हैं टाटा के शेयर ट्रेंड की। ट्रेंड ने खुद को एक सिंगल फॉर्मेट से, यानी कि सिर्फ वेस्ट साइड से अब मल्टी फॉर्मेट में बदल लिया है, यानी कि वेस्ट साइड, ज़ूडियो, स्टार, समो, उत्साह, मिसबू और साथ ही मल्टी कैटेगरी यानी कि फैशन, ग्रोसरी, ब्यूटी, पर्सनल केयर और एक्सेसरीज की कंपनी में अब खुद को इन्होंने बदल लिया है। FY 19-24 के बीच कंपनी की रेवेन्यू का CAGR 36% रहा, जो इसके पीयर से काफ़ी ज़्यादा है। FY 24-27 के लिए ब्रोकरेज ट्रेंड के रेवेन्यू, एबिटा, पैट का CAGR 41, 44 और 56% रहने की उम्मीदें कर रहे हैं। ब्रोकरेज ट्रेंड के रेवेन्यू, एबिटा और पैट का CAGR 41, 44 और 56% रहने की उम्मीदें कर रहे हैं। कंपनी अपने सप्लाई चेन का फायदा उठाकर और वेस्ट साइड ज़ूडियो से सीखे हुए एक्सपीरियंस से स्टार और दूसरे प्रोजेक्ट जैसे कि मिसबू, समूह हो गया, उनको भी अब आगे बढ़ा रही है। ट्रेंड का रेवेन्यू CAGR लीडिंग कंज्यूमर और रिटेल कंपनीज से ज़्यादा है, खासकर ज़ूडियो स्टोर एक्सपेंशन और वेस्ट साइड ज़ूडियो में बढ़ते रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट के कारण। FY 25 और 26 के लिए रेवेन्यू, एबिटा, EPS में बड़ा उछाल दिखा गया, जबकि बाकी कंज्यूमर स्टॉक्स पर डाउनग्रेड्स हुए हैं। ट्रेंड नए ग्रोथ इंजन्स जैसे ज़ूडियो, स्टार, मिसबू, समूह और MAS JV पर ध्यान दे रहा है। अगर स्टार की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इसी तरह से जारी रहती है तो इसे और बढ़ाया जा सकता है। नए फॉर्मेट्स में भी मीडियम टर्म में ग्रोथ की उम्मीदें नजर आ रही हैं। यहाँ ब्रोकरेज सिटी का जो नया टारगेट है वो SOTP वैल्यूएशन पर बेस्ड है। यहाँ बाई की रेटिंग के साथ ब्रोकरेज सिटी ने टारगेट प्राइस दिया है 9,250 रुपीज, जबकि शेयर का जो करंट प्राइस है वो 3 अक्टूबर 2024 तक 7,562 रुपीज के आसपास है। बात करते हैं अडानी एनर्जी की। अडानी एनर्जी ने शुरुआत में कॉस्ट प्लस ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स बनाए और फिर मुंबई डिस्कॉम खरीदकर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में कदम रखा। FY 2024 के बीच इसके रेगुलेटेड इक्विटी 9% CAGR से बढ़कर 60 बिलियन रुपीस के करीब हो गए हैं। अनरेगुलेटेड बिजनेस में अगर इनकी ग्रोथ की बात करें तो AESL का ट्रांसमिशन एसेट्स में 20% मार्केट शेयर है और ये सबसे बड़ा प्राइवेट ट्रांसमिशन प्लेयर बन गया है। कंपनी ने मुंबई डिस्कॉम के एक्सपीरियंस से 272 बिलियन INR का स्मार्ट मीटर बिजनेस भी बनाया है।
इनकी अगर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो भारत में 1.6 ट्रिलियन INR के नए ट्रांसमिशन एसेट्स और 1.2 ट्रिलियन INR के स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट्स की बोली लगने वाली है, जिससे AESL के अनरेगुलेटेड बिजनेस में अच्छी ग्रोथ की उम्मीदें नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर कुछ की हाइलाइट्स डिस्कस करते हैं। अडानी एनर्जी भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट ट्रांसमिशन कंपनी और दूसरी सबसे बड़ी स्मार्ट मीटर कंपनी बन गई है। दूसरा, ये पहले कॉस्ट प्लस मॉडल पर काम कर रही थी, लेकिन अब अनरेगुलेटेड बिजनेस के जरिए कमाई इनकी जो है वो और बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ट्रांसमिशन में अडानी एनर्जी ने 30% बोली जीतकर 29 ऑपरेशनल और 10 अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट्स बनाए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में मुंबई डिस्कॉम का संचालन कर रही है, जहां इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ने से रेगुलेटेड इक्विटी 9% CAGR से बढ़ी है। स्मार्ट मीटर में अडानी एनर्जी ने 120 मिलियन में से 20% बिड्स जीते हैं और इस सेक्टर में तेजी से अब एक्सपैंड करती हुई नजर आ रही है। इनकी कुछ जो नई पहल है वो डिस्कस करते हैं। अडानी एनर्जी कूलिंग एज अ सर्विस और एनर्जी एज अ सर्विस जैसे नए बिजनेस मॉडल पर भी काम कर रही है, जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई करेगा। देखिए, अडानी एनर्जी ने हाल ही में 83 बिलियन रुपीस जुटाए हैं, जिससे इनका नेट डेट टू इक्विटी रेशियो 2.7 टाइम्स से घटकर 1.6 टाइम्स रह गया है। अगले 3 सालों में एबिटा 13% बढ़ने की उम्मीदें हैं, जो नए ट्रांसमिशन बिड्स, स्मार्ट मीटर और डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा। वैल्यूएशन वाइज देखें तो स्टॉक फिलहाल 12 टाइम्स EV ओवर एबिटा पर ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे 12 टाइम्स द कंपनीज एनुअल एबिटा फॉर इट्स ओवरऑल वैल्यू। सो टारगेट प्राइस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रोकरेज ICICI सिक्योरिटीज ने बाई की रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस दिया है 1318 रुपीज का। वहीं जो शेयर का करंट प्राइस है वो 3 अक्टूबर तक 1010 रुपए के करीब है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने फेवरेट स्टॉक्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी शो पर। तब तक के लिए मैं ऋतु शर्मा आप सभी से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.